और चलिए रुक करते हैं सबसे पहले हिमाचल का। नई शिक्षा नीति को लेकर सोमवार को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई शिक्षा नीति को हिमाचल में किस प्रकार से लागू किया जा रहा है। इस नीति के तहत प्रदेश में पहले से क्या-क्या किया गया है, इसको लेकर अब मंत्रिमंडल को अवगत करवाया जाएगा। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में हिमाचल प्रदेश देश भर में बेहतरीन कार्य करेगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने में हिमाचल अन्य राज्यों के मुकाबले पहल करेगा और इसके लिए जल्द ही टास्क फोर्स गठित की जाएगी। क्षेत्रीय बलों को नई नीति में प्राथमिकता दी जाएगी। क्षेत्रीय बोलियों को नई नीति में प्राथमिकता दी जाएगी और इसके अलावा पाठ्यक्रम बदलाव, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में होने वाले बदलाव का जिम्मा भी अलग अलग कमेटियों को दिया जाएगा ताकि इस पर बेहतर तरीके से काम हो सके। उधर सोलन में नगर निगम समिति का गठन किया गया है, जिसे लेकर नगर परिषद के पार्षदों ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। वहीं बीजेपी समर्थित पार्षदों ने पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पवन गुप्ता की अध्यक्षता में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि शहर के साथ लगती पंचायतों को बिना समाहित किए ही नगर निगम के मापदंड पूरे हो जाते हैं, जिसको लेकर पंचायतों का नगर निगम बनाने का विरोध भी सहन नहीं करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय में मौजूदा विधायक और उस समय के नगर परिषद अध्यक्ष ने नगर निगम बनाने में रुचि नहीं दिखाई। 2015 में भी हमें पूरी आशा थी कि चुनावों से पहले नगर निगम की घोषणा हो जाएगी, परंतु कांग्रेस सरकार ने एक सौतेला व्यवहार करते हुए सिर्फ 2 वार्ड बढ़ाकर यहां पर लॉलीपॉप दिया, जिसमें लगता है कि यहाँ के विधायक, उस समय के मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी और यहाँ के जो अध्यक्ष थे कुल राकेश पंत जी, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। इस वजह से सोलन को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया गया और धर्मशाला को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया। अब हमने इस समिति के माध्यम से सभी लोगों को, सोलन के सभी लोगों को जोड़कर और इस मांग को पुरजोर तरीके से हम 10 दिन के अंदर उठाएंगे। तो सोलन को जल्द नगर निगम का दर्जा मिल सकता है और इस बारे में एक बार फिर से बातचीत तो शुरू हो चुकी है। नगर परिषद के पार्षदों ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पंचायतें यहां पर पड़ती हैं उन्हें समाहित किए बिना ही नगर निगम का दर्जा सोलन को मिल सकता है और इससे जो पंचायतें हैं, नगर पंचायतें, उनका विरोध भी देखना नहीं पड़ेगा, उनके विरोध का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, उस पर भी तंज किया कि कांग्रेस ने अपने समय में, जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, उस वक्त उन्होंने इस और कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सोलन को नगर निगम का दर्जा दिलाने के लिए काम जो है तेज कर दिया गया है और जल्द ही सोलन को नगर निगम बना दिया जाएगा। अपनी मेहनत के दम पर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। अपने खेत की मिट्टी से जब एक किसान सोना उगाता है तो उसके चेहरे की लाली देखने वाली होती है। कुल्लू के रहने वाले रामनाथ की खुशी भी कुछ ऐसी ही है। एक समय था जब परंपरागत खेती से कुल्लू निवासी रामनाथ बामुश्किल 3 या 4 महीने का ही अनाज जुटा पाता था और उसके बाद रामनाथ को टमाटर का व्यवसाय करने वाले किसी जमींदार के पास मजदूरी करने का मौका मिला। उस साल जमींदार के टमाटर की अच्छी खासी पैदावार हुई और नकदी भी काफी मिली, जिससे कि रामनाथ ने अब पक्का मकान बना लिया है। फिर क्या था, रामनाथ ने वहीं से संकल्प लिया कि अब वो अपने खेतों में बुजुर्गों की विरासत से हटकर नकदी फसलें तैयार करेगा। इस बार कम से कम 3 खेत में टमाटर लगाया है। एक खेत मैंने रेंट पर लिया हुआ है 30,000 के किराए पर, और जिससे मुझे आर्थिक लाभ बहुत अच्छा हो रहा है और जैसे बच्चों की पढ़ाई और घर के गुजारे के लिए लाभ मिल रहा है। इस बार कम से कम 400 क्रेट का जैसे टारगेट लक्ष्य रखा है। अभी तक मैंने कम से कम 220 क्रेट बेच दिए है। 220 क्रेट प्रति क्रेट 700 से 800 रुपए सब्जी मंडी में बिक रही है।
रामनाथ से प्रेरित जिला कुल्लू में अब लोगों का रुझान पुश्तैनी भूमि पर खेतीबाड़ी और बागवानी की ओर ज्यादा बढ़ गया है, जो कि सरकार की ओर से दिए खेतीबाड़ी के लिए अनेक प्रकार के प्रोत्साहन से संभव हो पा रहा है। क्या है सरकार की योजनाएं? मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में बाड़बंदी के लिए सब्सिडी, बीज और खादों पर भी सब्सिडी का प्रावधान, मनरेगा में भी खेतों का विस्तार और सुधार कर सकते हैं। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के लिए भी 80% तक का अनुदान, प्राकृतिक खेती करने की तकनीक के बारे में जागरूकता, प्राकृतिक उत्पादों से किसान 2 से 3 गुना से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। फसलों में विविधीकरण से महज 3-4 सालों में अपनी आर्थिकी में बदलाव लाने वाले रामनाथ हर किसान के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। खबर फास्ट के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज को मजबूत करना और पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। ये बात पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ज्वाली के हार में गो सेंचुरी का निरीक्षण करने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राथमिकता के तौर पर 7 गो सेंचुरी बनाई जा रही हैं, जिसमें 5 जिला कांगड़ा में ही है। साथ ही कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला बार पंचायतों को आवारा पशुओं से मुक्त बनाएगी। किसानों के पास पालतू हर पशु की टैगिंग की जाएगी, उसके बाद आवारा पशुओं को भी टैगिंग से जोड़ा जाएगा। और इसके अलावा सरकार 45 करोड़ की लागत से लैब बनाने जा रही है ताकि नस्ल में भी सुधार हो सके। हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र की एक पुनर्वास योजना बनाई है और उसके तहत आज ये हमने आपके इसी विधानसभा क्षेत्र के लिए कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में अब इसको अर्जुन जी और सभी यहाँ के स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसके साथ जुड़ेंगे। जहाँ सरकार भी आगे आएगी, हम लोगों का भी सहयोग, युवक मंडल, महिला मंडल यहाँ पर जो है वो गौ सेवा में जो है वो कार सेवा शुरू करेंगे, ये इन्होंने आज कहा है। इसके लिए इनको बधाई देता हूँ। और अल्टीमेटली जो गाय की समस्या है ये सरकार की समस्या नहीं है, किसान की समस्या है। किसान ने छोड़ा है तो अल्टीमेटली गौ को जो है वो किसान के खूंटे तक पहुंचाएंगे, इसको हमारी प्राथमिकता रहेगी। आगे के लिए किसान गाय ना छोड़े, हम अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, नस्ल सुधार भी कर रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर माता श्री नैना देवी की पावन नगरी अब हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता साफ सफाई में भी अव्वल आई है। 5000 से कम आबादी वाले शहरों में शुमार माता श्री नैना देवी की धार्मिक नगरी पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर आई है। हालांकि पिछली बार इस पावन नगरी को 6 स्थान मिला था, लेकिन उसमें सुधार करते हुए ये माता का धार्मिक स्थल अब पूरे हिमाचल प्रदेश में साफ सफाई के मामले में पहले नंबर पर आ गया है, जो कि स्थानीय नगर परिषद प्रशासन, मंदिर प्रशासन, इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए गर्व की बात है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में श्री नैना देवी जी नगर परिषद जो है वो पहले स्थान पर रही है इस कैटेगरी में कि जो शहर 25,000 से कम जनसंख्या वाले नगर परिषदें या नगर पंचायतें हैं। तो इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त किया है नगर परिषद नैना देवी ने। और पिछले साल जो है ये रैंकिंग जो है 6वें नंबर पे थी, 6ठे स्थान पर हम रहे थे 2019 की जो रैंकिंग थी। तो इसके लिए जो एक तो मैं श्रेय देना चाहूंगा जो सामंजस्य और जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रही है टेम्पल ट्रस्ट के बीच में और नगर परिषद के बीच में, तो उसको श्रेय जाता है। और स्थानीय लोगों का जो सहयोग रहा है स्वच्छता को मेंटेन करने में, तो इसके तहत खासकर में जो हमारी डोर टू डोर कलेक्शन का जो सिस्टम है वो एक बहुत अच्छा सिस्टम है। उसके साथ ही जो लोगों ने घर पे अपना कूड़ा सेग्रीगेट किया है, उसका पृथकीकरण किया है, वो एक सफल रहा है। नगर परिषद श्री नैना देवी जी एवं यहाँ की समस्त जनता के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि नगर परिषद श्री नैना देवी जी को पूरे हिमाचल में स्वच्छता अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका श्रेय नगर परिषद के सभी कर्मचारियों को, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग, स्थानीय दुकानदारों को जाता है, जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के मुताबिक सोलन नगर परिषद ने स्वच्छता के क्षेत्र में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसको लेकर सोलन नगर परिषद में खुशी की लहर है। प्रदेश में सोलन नगर परिषद ऐसी दूसरी नगर परिषद है जिसमें 25,000 से ज्यादा आबादी होने पर इससे दूसरा स्थान हासिल हुआ है। वहीं सफाई कर्मचारियों की सैलरी में 500 रुपयों का इजाफा भी किया गया है। सफाई की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से नगर परिषद सोलन को दूसरा रैंक मिला है, जिसमें इसकी सबसे ज्यादा भागीदारी हमारे सफाई कर्मचारियों की थी। नंबर 2 पर हमारे सभी पार्षदगण जो काफी सजग थे, अपने वार्ड की सफाई के बारे में सतर्क थे। और तीसरा जो हमारे सफाई के अधिकारी हैं, हमारे कार्यकारी अधिकारी हैं, जो रात दिन इनके साथ साथ इनका निरीक्षण करते रहे, जिसके फलस्वरूप नगर परिषद सोलन को हिमाचल प्रदेश में सफाई की दृष्टि से और स्वच्छता की दृष्टि से नंबर 2 स्थान पर रखा गया है। और हमारे प्रयत्न जारी रहेंगे कि इसी प्रकार का हमारे पायदान सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास पर आ जाए। देश में बारिश का कहर लगातार जारी है। बात की जाए हिमाचल के मलहनी गांव की, तो यहाँ भूस्खलन लगातार हो रहा है, जिसके चलते यहाँ रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। बताया जा रहा है कि गरीबी के चलते एक परिवार पहाड़ी के नीचे रह रहा है और भूस्खलन के चलते मकान पर मलबा गिर गया है, जिसके चलते परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। सर, हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है इसकी, और हमारे को रात रात में नींद नहीं आती है, जब हमको बहुत खतरा है इसका। और हम तो 2-2 रातें डंगर के कोड़ी रहते हैं, पानी बहुत आता है रात को। हमारे को डंगर का भी बहुत खतरा है, अपने आप का भी बहुत खतरा है। और सर, हमारे को इस टंकी की बहुत चिंता रहती है रात भर। देखो, आज मैंने ये मशीन लगवाई हुई ताकि जो पानी मेरे छत के ऊपर आ रहा है इसको मैं दूसरी तरफ को निकलवा रहा हूँ। और इस डंगे के लिए मेरे को पानी की टंकी की सेफ्टी के लिए डंगे का पैसा मंजूर हो चुका। फरवरी 2019 को 1 साल हो गया पैसा मंजूर हुए। अब तो 2020 भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं इसका लगा। और आज आप देख ही रहे हैं यहाँ कितनी स्लाइडिंग आ रही है, पानी के टैंक को भी खतरा है। इसलिए सर, आज मेरे को मजबूरन होके एसडीएम साहब को मेरी प्रार्थना है कि डीसी साहब को भी मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इसका कोई हल किया जाए, नहीं तो सर मेरे बच्चे भी खतरे में हैं। नालगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई है। बारिश के कारण क्षेत्र की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिससे सड़कों, किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। बीबीएन के एक गांव में जलस्तर बढ़ने के कारण गांव को जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा नदी में बह चुका है। मात्र पैदल चलने तक का ही रास्ता बचा है, जो कि खतरे से खाली नहीं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने डीसी सोलन को एक मांग पत्र देकर नदी के किनारे 200 मीटर तक डंगा लगाने की मांग की है। ਗਲੈਹੜ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੱਲਣੇ ਯੋਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦਾ ਡੰਗਾ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, 200 ਮੀਟਰ ਡੰਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। पंचायत का काम मैक्सिमम रुकया भाई जी, आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया भाई, गड्डियां भी कारां भी जी नीचे ही खड़ दी पुल के पास ही जी। मैं आज बगलैहड़ पंचायत में हम इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि हमने 30 जून को डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया था, क्योंकि बीबीएनडीए से जो पुल से बगलैहड़ पंचायत का जो ये रोड था 200 मीटर का डंगा जो ये पास हुआ था, टेंडर लगाने के लिए लगा हुआ था टेंडर, उस पर काम जल्दी लगवाने के लिए हमने 30 जून को पहले डीसी साहब को ज्ञापन दिया था, जो कि आज तक नहीं लगा। नोटिस बीबीएनडीए ने ठेकेदार को दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि चलो बरसात से पहले अगर उनको ये आदेश दिए जाते कि बरसात से पहले डंगा लगाया जाए, तब वो लगा देता। ऐसा उसमें कोई मेंशन नहीं था। 4 दिसंबर तक उसको टाइम दिया गया था, लेकिन शुरू करने का अगर उसको टाइम जल्दी दिया जाता तो ये काम आज ये नौबत ना आती कि इनका रोड जो है आधी सड़क बह गई है, सरकार का नुकसान इसमें हुआ है, समय रहते ये काम कर देना चाहिए।
नूरपुर के मशहूर नागनी माता मंदिर में हर साल जुलाई अगस्त महीने में लगातार 2 महीने मेले लगते हैं। मेलों में दूर दूर से श्रद्धालु नागनी माता मंदिर में माथा टेकने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते मेले नहीं लग पाए हैं। सभी मंदिर बंद पड़े हैं। मंदिरों में इक्का दुक्का लोग ही माथा टेकने आ रहे हैं। पुजारी की माने तो 14 मार्च से सरकार के आदेश के अनुसार सभी मंदिर बंद हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में जहां लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं बड़ी संख्या में लोग रिकवर भी हो रहे हैं। गोविंदगढ़ मोहल्ला नाहन के करीब 200 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना को मात दे चुके लोगों ने बताया है कि कोरोना वायरस से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। संक्रमित लोगों को मानसिक रूप से इस वायरस से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। इन लोगों ने बताया कि कोविड केयर सेंटर में वो मात्र 7 से 10 दिन के भीतर ही रिकवर होकर घर लौट गए हैं। लोगों ने कोविड सेंटर में सरकार द्वारा की गए इंतजामों की भी सराहना की है। चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुख करेंगे पंजाब का।